हेलो एवरीवन, माय नेम इज शिवानी एंड वेलकम टू अनंत आईएएस। और आज 4 फरवरी का द हिंदू का एडिटोरियल एनालिसिस हम शुरू करते हैं, जिसमें 4 आर्टिकल्स को हम लेके चलेंगे। पहला है लिटिल टू सेलिब्रेट इन श्रीलंका एट 75। श्रीलंका की आजादी के 75 साल पूरे हुए हैं, उसके लिए एक आर्टिकल है। दूसरा है चार्जशीट स्क्रूटनी इज नॉट अ केस ऑफ प्राइंग आई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आया था, उसके हवाले से एक आर्टिकल है। और तीसरा है गोइंग ग्रीन, इंडिया का जो स्टेप है गोइंग ग्रीन की तरफ और क्या क्या हम अटेम्प्ट ले चुके हैं उसके लिए, और बजट में क्या है उसके लिए। तीसरा है रेन ऑफ टेरर, जिसमें हम म्यांमार की पॉलिटिक्स को समझेंगे। नाउ शुरू करते हैं। लिटिल टू सेलिब्रेट इन श्रीलंका एट 75 लिखा है, प्रोफेसर है जो पॉलिटिकल साइंस एमरिटस के यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबो श्रीलंका। इनका नाम है जयदेवा दियांगुडा, थोड़ा डिफिकल्ट नाम है। अच्छा, तो ये लिख रहे हैं कि जो आइलैंड नेशन श्रीलंका है, वहां की जो इंडिपेंडेंस को लेके जो बातें हैं, जो थीसिस सबमिट होती है कि वहां का जो इंडिपेंडेंस है बिना किसी खून खराबे के लिया गया है, उसको बहुत कम लोग एडमायर करते हैं वहां के देश में। ऐसा क्यों है? इसका थोड़ा हिस्ट्री में अगर जाएंगे तो समझ पाएंगे कि एक्चुअली वहां का डिस्प्यूट क्या रहा, कैसे उनको आजादी मिली। तो ये थोड़ा घुमाने वाला सेंटेंस है, लेकिन जिसने हिस्ट्री को समझा है श्रीलंका की, वो समझ जाएगा एक्चुअली क्या बात हो रही है। अच्छा, ऐसे जो आर्टिकल्स अब आ रहे हैं एडिटोरियल के लिए, द हिंदू में मैं बोलूंगी, जो लोग इस बार का प्री दे रहे हैं, तो एडिटोरियल को आप इस एस्पेक्ट से देखिए कि इसमें प्री के लिए क्या है, उसके साथ मेंस में आपके लिए क्या है। मतलब प्री के लिए यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट बैठता है, आपका ज्योग्राफी जो श्रीलंका की है वो प्री के लिए इंपॉर्टेंट बैठती है कि यहाँ पे कौन कौन सी नदियां हैं, कौन कौन से पहाड़ हैं, जैसे आसपास के कौन कौन से ओशंस हैं, जैसे गल्फ ऑफ मन्नार हो गया, बे ऑफ बंगाल हो गया, पार्क स्ट्रेट हो गया, और साथ ही साथ हमारे कालू रिवर, किरिंडी रिवर, यान रिवर, काला रिवर। सो ये सारी चीजें आप प्री के पर्पज से कवर कर सकते हैं, और आर्टिकल पढ़ना तो हम छोड़ नहीं सकते, ठीक है। तो मेंस के पर्पज से हम आर्टिकल्स को भी गो थ्रू करते रहेंगे, सो दैट कि प्री के बाद जब आप मेंस दोगे तो ये आर्टिकल आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है। सो आर्टिकल कहता है कि कंट्रोवर्सी लूम्स ओवर श्रीलंका सेलिब्रेशन ऑफ द 75th एनिवर्सरी ऑफ इट्स इंडिपेंडेंस February 4, 1948। तो क्योंकि 75 साल पूरे हो रहे हैं, तो सवाल ये उठ रहा है कि अभी जो श्रीलंका है वो एक बड़े डेट क्राइसिस से गुजर रहा है, जिसमें इंडिया उसकी सपोर्ट कर रहा है, और आईएमएफ को उन्होंने इंडिया ने सपोर्ट करने के लिए लेटर भी लिख दिया है, ठीक है। सो जब आप इतने क्रिटिकल डेट क्राइसिस से गुजर रहे हो, तो आपको सेलिब्रेशन करने की क्या जरूरत है, ऐसे कुछ सवाल ये आर्टिकल उठाता है, ठीक है। मतलब कि 300 मिलियन रुपीस की जो बात हो रही है, श्रीलंकन रुपीस की बात हो रही है, उसको इंडिपेंडेंस के सेलिब्रेशन में लगाने की क्या जरूरत है, जबकि आपकी कंट्री इकोनॉमिक क्राइसिस से, इकोनॉमिक कोलैप्स, और साथ ही साथ पुअर सिटीजन्स कुड बी फेसिंग स्टार्वेशन, इतनी सिचुएशन से गुजरने के बाद, गुजर रहे हैं, गुजर सकते हैं, बहुत क्रिटिकल हो सकता है, तब आप सेलिब्रेशन क्यों कर रहे हैं? और जबकि सवाल ये भी उठ रहे हैं कि वहां की जो सरकार है वो ये कह रही है कि उनके पास प्रॉपर फंड्स नहीं है, वो इलेक्शंस के ऊपर भी इतना पैसा खर्च नहीं कर सकते, जिसकी वजह से वहां की जो लोगों में थोड़ा सा डिस्ट्रेस भी है। सो ये समझने वाली बात है कि जब आप इलेक्शंस को नहीं कंडक्ट करा सकते, जो पैसा आप इलेक्शंस को कंडक्ट कराने के लिए नहीं यूज कर सकते, वो पैसा आप वहां 75 ईयर्स की सेलिब्रेशन में क्यों लगाना चाहते हैं, ठीक है। Now, the president office has been making the claim that the treasury has no money to spend on an election, which is not an urgent public need. वो कह रहे हैं कि इलेक्शन कराना अर्जेंट पब्लिक नीड नहीं है, और ट्रेजरी में इतना पैसा नहीं है। तो जब ट्रेजरी में इतना पैसा नहीं है, तो सेलिब्रेशन की क्या जरूरत है? और साथ ही साथ वहां के लोगों में आजादी को लेकर के कोई इंथुजियाज्म भी खास नहीं है। 1948 से लेकर के अब तक अगर श्रीलंका का हम हिस्ट्री देखें, तो हम देखेंगे कि वहां पे एक टाइमलाइन रही है एक तरीके की डिस्प्यूट की। शुरुआत करें 1948 से, फिर उसके बाद हम तमिल श्रीलंकन्स के बारे में लें, इंडियन तमिल लोगों के बारे में लें, या फिर वहां के जो लोकल लैंग्वेजेस को लेकर डिस्प्यूट रहा है, फिर सिविल वॉर भी हो चुकी है। तो इस तरह की जो हालातों में, जबकि और एक चीज और भी है कि 13 अमेंडमेंट को लेकर के भी वहां पे चैलेंजेस रहते हैं, अभी तक उसको अप्लाई नहीं किया गया है, कोई भी सरकार ठीक तरीके से इसको अप्लाई नहीं कर पाई है। तो उस केस में ये सेलिब्रेशन करने की क्या जरूरत है, या इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, इस सवाल को आर्टिकल उठाता है। Now, the main point in any celebrity discourse is that Sri Lanka's national heroes won political independence from British without any bloodshed. मतलब ये जो मेन पॉइंट क्या है कि जहाँ जो नेशनल हीरोज हैं वहां के, श्रीलंका के, ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने ब्रिटिश कॉलोनियल से अपने आप को फ्री करवाया था, आजाद करवाया था, बिना किसी खून खराबे के। इन कंट्रास्ट टू अदर कंट्रीज वेयर द पाथ, जबकि और देशों में ऐसा नहीं था, और वहां पे जैसे इंडिया का एग्जांपल लें, तो इंडिया में तो काफी ज्यादा, बहुत ही ज्यादा लड़ाई के बाद, बहुत ही फाइट के बाद हमें आजादी मिली। तो वैसा श्रीलंका में नहीं हुआ। इसके ऊपर सवाल भी उठते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, क्यों नहीं हुआ। वेल,
जो रूट्स क्या है डिस्कोर्स की, क्या क्या डिस्प्यूट क्या है एक्चुअली। द डिस्कोर्स दैट इज स्केप्टिकल अबाउट सेलिब्रेटिंग इंडिपेंडेंस एज एन इवेंट ऑफ नेशनल प्राइड हैज 4 रूट्स, मतलब 4 डिस्कोर्स के रीजन है। पहला है सिन्हला, जो यहाँ के सिन्हलीज हैं उनकी नेशनलिज्म के बारे में, नेशनलिस्ट सिन्हलीज के बारे में। दूसरा है तमिल नेशनलिस्ट के बारे में, तमिल लैंग्वेज बोलने वाले। ध्यान दीजिएगा कि श्रीलंका में भाषाई आधार पे डिस्ट्रीब्यूशन या भाषाई आधार पे बंटवारे को लेकर के, पावर बंटवारे को लेकर के एक लंबी लड़ाई सालों से चली आ रही है। ठीक है, तभी ये मेंशन किया जा रहा है कि सिंहला नेशनलिस्ट के बारे में, तमिल नेशनलिस्ट के बारे में, सोशलिस्ट के बारे में, और एकेडमिक्स भी हैं वहां के, उन लोगों ने एक तरीके का ग्रुप बाजी कर रखी है, अपने अपने खेमे बना रखे हैं वहां, जिसकी वजह से एक प्रॉपर पॉलिटिकल सॉवरेनिटी वहां आना मुश्किल है फिलहाल के लिए। और जबकि वो ऐसा नहीं है, लोगों में डिस्प्यूट है, लोग खुश नहीं है, तो इस तरह के सेलिब्रेशन का फायदा क्या है? Their argument is that the Salisbury Constitution 1947 embodied only the partial independence and incomplete sovereignty। मतलब जो 1946 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें पार्शियल इंडिपेंडेंस थी लोगों के लिए, क्योंकि आप इन सबके सिचुएशंस को केटर नहीं कर पाया वो संविधान, और साथ ही साथ जो संप्रभुता थी वो भी इनकम्प्लीट थी, क्योंकि लोग वहां पे उस संविधान की आउटपुट से खुश नहीं थे। They are also unhappy that the constitution was secular and did not recognize the special rights of the majority Sinhalese Buddhists। ठीक है, सिंहलीज बुद्धिस्ट को लेकर के, जबकि जो पहले संविधान बना था आजादी के बाद, उसमें कहा गया था कि सिंहलीज जो है वहां के, जो सिंहलीज भाषा बोलने वाले श्रीलंका के रहने वाले लोग हैं, जो बुद्धिस्ट हैं, उनको स्पेशल जगह दी जाएगी संविधान में, या फिर वहां की जो पावर पॉलिटिक्स ने ये वादा किया था कि वहां की जो अपर टेबल पे उनको अलग से जगह दी जाएगी, क्योंकि वो मेजोरिटी में है श्रीलंका में, पर उसको बाद में केटर नहीं किया गया। Partially inspired by the Indian example, Sinhala nationalists proposed as early as 1952 the Ceylons, को पहले का नाम श्रीलंका साइलॉन बुलाया था, should be made a republic with a special status for Buddhism in the constitution। ठीक है, ये उनका वादा था जो partially inspired था इंडियन एग्जाम्पल से, पर उसको भी वो बाद में पूरा नहीं कर पाए, और सिंहलीज में ये तरीके का डिस्प्यूट या एग्रावेशन इकट्ठा होता रहा, जो बाद में सिविल वॉर की तरह बाहर आया। Now, for Tamil nationalists, it was about a fear that a system of government in place after independence having had the potential to ensure majority dominance। ये एनसीईआरटी अगर आप पढ़ते हो ना, तो उसमें एनसीईआरटी क्लास 10th में पूरा डिटेल में समझाया गया है कि एक्चुअली वहां पे क्या डिस्प्यूट था, भाषा के आधार पे क्या वादे किए गए और सिविल वॉर क्यों हुई, बड़े आराम से समझाया गया, अभी हम देखेंगे। सो तमिल नेशनलिस्ट का जो एक ग्रुप है, उनकी अपने खुद के जो अधिकारों को लेकर के एक डिस्प्यूट चलता रहा है। Now before 1948 their main demand was to, उनकी पुरानी जो 1948 की पहले डिमांड जो थी वो थी फॉर बैलेंस रिप्रेजेंटेशन फॉर ऑल माइनॉरिटीज इन लेजिस्लेचर टू प्रिवेंट एनी मेजोरिटेरियन डोमिनेंस इन गवर्नमेंट। ध्यान दीजिएगा, जो अल्पसंख्यक है और जो डोमिनेशन में है, जो मेजोरिटी में है, तो उन्होंने कहा जो जितनी भी माइनॉरिटीज हैं उनको आप जगह दीजिए संविधान में या गवर्नमेंट में जगह दीजिए, सो दैट कि सबके अधिकार केटर किए जा सकें जो वहां की गवर्नमेंट नहीं कर पाई। However, the independent constitution gave them only legal protection, लेकिन सिर्फ लीगल प्रोटेक्शन ही उनको दे पाया वहां का लेजिस्लेशन। बट उनको बहुत जल्दी रियलाइज हो गया कि जो लेजिस्लेटिव प्रोटेक्शन है, जो लीगल प्रोटेक्शन है, वो भी नॉन डिस्क्रिमिनेशन वॉज फॉल्स प्रॉमिस, ये भी एक तरीके का फॉल्स प्रॉमिस है जो उनको कभी ठीक से नहीं मिल पाया। और तमिल लीडर्स ने इसीलिए उन्होंने रीजनल ऑटोनॉमी को बैक किया, साथ ही साथ कॉल फॉर अ रिस्ट्रक्चरिंग फॉर द पोस्ट इंडिपेंडेंस कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर। ठीक है, तो जो ये डिस्ट्रेस है तमिल कहना चाहिए तमिल डोमिनेंस में, उसका कारण यही है। ठीक है, जैसे कि हम कहते हैं ना, भाषा के आधार पर बंटवारा हमारे देश में भी हुआ है, लेकिन श्रीलंका में जो मेजोरिटी में जो वादे किए गए उनको पूरा नहीं किया जा सका, और अनफॉर्चुनेटली आगे चल के ये एक वॉर में कन्वर्ट हुआ, सिविल वॉर में। तो ये सारा डिस्ट्रेस है, तो जो मेजोरिटी ऑफ जो लोग हैं वहां के, सिंहलीज हैं और श्रीलंकन तमिल हैं, उनके बीच में डिस्प्यूट काफी बढ़ता चला गया, और साथ ही साथ आगे चल के एग्रावेशन, एक ब्लास्ट की तरह सामने आया। The left critique shared the Sinhala nationalist argument that political independence secured by the local elites was incomplete। तो ये पूरा हिस्ट्री में समझा रहे हैं कि एक्चुअली वहां डिस्प्यूट क्या था, और क्यों अभी जो ये जो सिचुएशन चल रही है उसमें वहां के लोग सपोर्ट क्यों नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, इस आर्टिकल का कहने का मतलब ये है। सो आर्ग्यूइंग दैट ओनली सोशलिस्ट रिपब्लिक वुड इंश्योर फुल पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस एंड सोवरेनिटी टू ऑल श्रीलंका। और ये उनका ये धीरे धीरे जो लेफ्ट क्रिटिक हैं, जो लेफ्ट पार्टिस्ट हैं, जो शेयर करते हैं सिंहला नेशनल आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट करते हैं, जो सिंहलीज को इंपॉर्टेंट करते हैं, उन्होंने कहा कि सिर्फ सोशल स्ट्रक्चर ही है, सोशल रिपब्लिक स्ट्रक्चर ही है जो पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस और संप्रभुता को आगे ला सकता है।
और दिस इज द बैकग्राउंड टू व्हाई द लेफ्ट पार्टी कोलैबोरेट विद द श्रीलंका नेशनलिस्ट, और यही कारण है कि जो लेफ्ट पार्टिस्ट हैं वो सिंहलीज नेशनलिस्ट से कोलैबोरेट कर गए और श्रीलंकन फ्रीडम पार्टी 1972-72 से कोलैबोरेट कर रहे थे। उनका मानना था कि सोशलिज्म ही है या सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक प्लेटफॉर्म ही एक ऐसी चीज है या जो फ्रेमवर्क है उस पर अगर काम किया जाए तो हमको आजादी मिल सकती है और श्रीलंका के लोगों को फायदा हो सकता है। नाउ एकेडमिक, अब दूसरी बात ये है कि एकेडमिक स्केप्टिसिज्म क्या कहता है कि पार्शियली इंस्पायर्ड बाय द लेफ्ट क्रिटिक, और एकेडमिक्स लोग जो भी हैं, जो जो बड़े बड़े रिसर्चर्स हैं या जो जो एकेडमिक लेवल पे जाकर के उन्होंने अपनी चीजों को आगे रखा है या उस लेवल पे हैं जो इन लेफ्ट क्रिटिक्स को सपोर्ट करते हैं, उनका मानना भी ये है कि हम भी इस स्ट्रक्चर को फॉलो कर सकते हैं। पार्शियली इंस्पायर्ड बाय लेफ्ट क्रिटिक हैज हाईलाइटेड द इनकम्प्लीट नेचर ऑफ पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस बीइंग इन लिंक टू द एब्सेंस ऑफ मिलिटेंट एंटी कॉलोनियल मास मूवमेंट। ठीक है, तो ये भी उनका मानना है कि इनकी बात पार्शियली से इंस्पायर्ड है और आधी बात उनकी समझते हैं। नाउ इट आर्ग्यूड दैट द कॉलोनाइज्ड क्लास ऑफ सेलेनोइज बर्गेज whose leaders negotiate independence was never committed to serving economic, और उनका मानना जो सेलोनीज मतलब जिस समय जो आजादी के मिलने के बाद जो लोग थे, बर्गेज मतलब जो मिडिल क्लास लोग हैं जिनके पास सत्ता है और जो अपर मिडिल क्लास से कनेक्शन रखते हैं, ये वर्ड आया हुआ है हमारा फ्रांस, अगर आप हिस्ट्री में जाए वर्ल्ड हिस्ट्री में तो बर्गेज वर्ड वहां से आता है। तो उनका मानना ये था कि जो आपने ये जो लीडर्स हैं जो नेगोशिएट करी, जिन्होंने नेगोशिएशन किया आजादी के लिए ब्रिटिश लोगों से, उन्होंने कभी भी अपने कमिटमेंट को पूरा नहीं किया और साथ ही साथ पॉलिटिकल कल्चर्स को, इकोनॉमिक कल्चर को भी उन्होंने कॉलोनाइजर्स की तरह ही यूज किया। ठीक है, ये भी उनका मानना है। किनकी बात हो रही है? एकेडमिशियंस की बात हो रही है और जो लेफ्ट पार्टिस्ट हैं जो इस बात को सपोर्ट करते हैं कि सोशलिज्म ही एक तरीका है या सोशलिस्ट रिपब्लिक ही एक तरीका है श्रीलंका को आजादी दिलाने का या संप्रभुता दिलाने का। नाउ अब मेजर रिफॉर्म क्या हुए उसके बाद, जो रिफॉर्म आर्ग्यूमेंट्स फ्रॉम द लेफ्ट वर अबाउट द मेकिंग श्रीलंका रिपब्लिक, अबॉलिशन ऑफ सेनेट एंड द फर्दर स्ट्रेंथनिंग ऑफ माइनॉरिटीज राइट्स। तो उन्होंने कहा कि जो मेजर रिफॉर्म्स जो जिसके लिए वो आर्ग्यूमेंट कर रहे थे वो क्या था कि आप श्रीलंका, लेफ्ट वर अबाउट मेकिंग अ श्रीलंका रिपब्लिक बनाइए जिसमें क्या करिए, सेनेट को, जो सेनेट है उसको अबॉलिश कर दीजिए और फर्दर स्ट्रेंथन करिए माइनॉरिटी राइट्स को। सिंहलीज नेशनलिस्ट रिफॉर्म आर्ग्यूमेंट्स हैव इंक्लूडेड मेकिंग श्रीलंका अ बुद्धिस्ट रिपब्लिक, और उन्होंने कहा जो सिंहलीज नेशनलिस्ट है कि आप श्रीलंका को बुद्धिस्ट रिपब्लिक बनाइए। स्टेट कमिटमेंट टू प्रोटेक्टिंग बुद्धिज्म को प्रोटेक्ट करिए, रेस्टोरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ सिंहलीज बुद्धिस्ट एंड देयर कल्चर एंड मेकिंग सिंहलीज द ऑफिशियल लैंग्वेज, और सिंहलीज को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाइए। ठीक है, ये हिस्ट्री का ही एक पार्ट है जिसमें आप श्रीलंका की हिस्ट्री में जाएंगे तो ये हमको मिलेगा। Now, meanwhile, the key Tamil nationalist deemed has been about a restructuring of the post-independent state within the framework of federalism. और क्या हुआ इसी बीच में कि तमिल नेशनलिस्ट की डिमांड भी आ गई, has been about a restructuring of post-independence, और जो तमिल इंडियन, जो आप बात, तमिल दो तरीके के हैं, श्रीलंकन तमिल और इंडियन तमिल है। तो तमिल की बात सिर्फ हो रही है, जो तमिल नेशनलिस्ट उन्होंने कहा पोस्ट इंडिपेंडेंस कि उनके लिए भी फेडरलिज्म वाला एक फेडरल स्ट्रक्चर बनाया जाए टू गिव तमिल द राइट टू रीजनल ऑटोनोमी, उनको भी रीजनल ऑटोनोमी दी जाए। मतलब तमिल अपने लिए बात कर रहे थे और सिंहलीज अपने लिए बात कर रहे हैं अभी भी। द फर्स्ट रिपब्लिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1972, also the first major structural reform 1948, embodied a mixture of Sinhalese nationalist and left reform proposal। तो उन्होंने क्या किया कि जो मेजर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म हुए 1948 में, ऑल्सो द फर्स्ट, मतलब कि पहला रिपब्लिकन कॉन्स्टिट्यूशन बना 1972 में बना पहला संविधान, उसके बाद 1948 में जो 1948 के रिफॉर्म्स थे वो क्या थे, एक तरीके का मिक्सचर थे सिंहलीज नेशनलिस्ट डिमांड्स की और साथ ही साथ जो लेफ्ट के रिफॉर्म थे, मतलब हमारे सिंहलीज हो गए और साथ ही साथ जो लेफ्टिस्ट थे जिनका मानना ये था कि सिर्फ सोशलिज्म ही आगे जा सकता है, उनको मिक्स करके उन्होंने एक रिफॉर्म बना दिया। बट इट रिफ्यूज टू अकोमोडेट तमिल नेशनलिस्ट, ये है मेन मुद्दा। लेकिन उन्होंने तमिल नेशनलिस्ट के रिफॉर्म्स की डिमांड को अकोमोडेट नहीं किया। मतलब सिंहलीज, आप देखिए अगर इस पूरे पिक्चर में आप ध्यान से देखिए तो सबसे ज्यादा सिंहलीज ही मेजोरिटी में है, जो वहां के पुराने रहने वाले हैं, और जो तमिल है, श्रीलंका के तमिल है, वो यहाँ रहते हैं और कुछ यहाँ पे इंडियन तमिल यहाँ रहते हैं। तो तमिल्स की जो पॉपुलेशन है वो कम है, तो इसीलिए वहां पे सिंहलीज को ज्यादा डोमिनेंस मिला हुआ है। और नेशनलिस्ट जो तमिल के रहने वाले लोग हैं, क्योंकि वो अल्पसंख्यक हैं, तो उनकी डिमांड्स को केटर नहीं किया
किया गया, तब की बात है। लेकिन अब जो 13 अमेंडमेंट है वो तमिल के अधिकारों की भी बात करता है कि हम तमिल को नेशनल लैंग्वेज बनाएंगे। खैर वो देखते हैं कब तक अप्लाई होता है, पर ये वहां का स्ट्रक्चर रहा अभी तक कि जिसमें सिंहलीज को कैटर किया गया, लेफ्टिस्ट को कैटर किया गया, पर तमिल नेशनलिस्ट के रिफॉर्म्स को अकोमोडेट नहीं किया गया जो उनकी डिमांड थी। तो क्या हुआ? अ शॉर्ट लिव पीस, बहुत कम समय के लिए शांति रही। In South Asia, Sri Lanka's exceptionalism in 1948 has been its peaceful, non-violent nature. However, social and political peace has been a short-lived. मतलब 1948 में उनको आजादी तो मिली, लेकिन सोशल, पॉलिटिकल और वहां की इंटरनल पीस में शांति नहीं रह पाई और वो बाद में वायलेंस की तरह बाहर आया। और साथ ही साथ जेवीपी का 1987 का 89 की इंसर्जेंसी भी वहां पर हुई। उसके बाद फिर सिविल वॉर भी हुई। द इंसर्जेंसी इन द नॉर्दर्न तमिल सोसाइटी बिगेन 1983 सीकिंग ऑटोनॉमी फॉर अ तमिल नेशन। तमिल नेशन की वहां पे मांग हुई, लीडिंग टू अ लॉन्ग एंड प्रोट्रैक्टेड सिविल वॉर। और क्योंकि उन्होंने तमिल लोगों को जगह नहीं दी और ये जो चीज थी वो डेवलप होती रही और 1983 में वॉर हुई। ठीक है। Now the point is this: Sri Lanka had earlier boasted of one of the best human development achievement. मतलब श्रीलंका को कहा जाता रहा है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में श्रीलंका का नाम काफी अच्छा था। Is now among the top 10 countries in the world with the highest numbers of malnourished child. और वहां पे सबसे ज्यादा malnourished बच्चे वहां पे पाए जाते हैं। ये वहां का इंटरनल जो डिस्प्यूट चलता रहा उससे वहां की इकोनॉमी सर्वाइव करती रही और अभी भी लड़ रही है। और कहने का मतलब ये है कि वहां का जो फ्यूचर है वो भी डार्क है वहां के सिटीजन्स का। तो ये पूरा स्ट्रक्चर इस आर्टिकल में मेंशन किया गया है। नाउ ये देख लेते हैं कि सिविल वॉर के रीजन क्या थे, जो फिर से एक बार देख लेते हैं जो हमारे मेंस के पर्पस से इंपॉर्टेंट बैठते हैं। The ethnic conflicts between the majority Buddhist Sinhalese and minority Tamils. पहला कारण क्या है? The ethnic conflict किसके बीच में था? Majority Buddhist Sinhalese and minority Tamils. ध्यान दीजिएगा, फिर से पिक्चर देख लेते हैं कि जो ये येलो वाला पार्ट है ये सिंहलीज का है जो बुद्धिस्ट है और उनकी डिमांड थी कि आप इसको बुद्धिस्ट कंट्री बना दीजिए और सिंहलीज को के जो उनकी मांगी थी उसको केटर करिए। साथ ही साथ तमिल को देखिए अल्पसंख्यक है और इन दोनों लोगों के बीच कभी भी शांति नहीं रही, जिसकी वजह से पहला कारण ये माना जाता है कि एथनिक कॉन्फ्लिक्ट हुआ सिंहलीज के बीच में और तमिल्स के बीच में। The government of Sri Lanka passed only Sinhala Act 1956, which recognized Sinhala, the language of majority Sinhala community, as the only official language with enraged Tamils. ठीक है, तो 1956 का जो एक्ट था उन्होंने सिंहला लैंग्वेज की लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया और तमिल को किनारे करा। The new constitution of Sri Lanka patronized Buddhism by stipulating that the state shall foster and protect Buddhism, sorry. और जो नया संविधान है वो भी श्रीलंका को की बुद्धिज्म को केटर करता है, पैटर्नाइज करता है, साथ ही साथ उसको प्रोटेक्ट करने की बात करता है। तो जो सिविल वॉर 1983 में हुई उसमें यूएन रिपोर्ट के हिसाब से 2011 की रिपोर्ट के हिसाब से A number of credible sources have estimated that there could have been a many as 40,000 civilian deaths. 40,000 लोग उसमें मारे गए। यूएन इंटरनेशनल रिव्यू कहता है 2012 में कि 70,000 और अनअकाउंटेड गवर्नमेंट पॉपुलेशन का ये नंबर्स देते हैं। तो मतलब जो सिविल वॉर हुई वो काफी खतरनाक थी और उसके कोई रिजल्ट आए नहीं, लेकिन जो सिविल वॉर से डिस्ट्रेस क्रिएट हुआ श्रीलंका में वो काफी डराने वाला था और उसके रिजल्ट तो हम देख ही रहे हैं कि सबसे ज्यादा माल नरिश बच्चे वहां पे होते हैं ना। जो जो हमारा एनसीईआरटी समझाता है उसमें एनसीईआरटी क्लास 10th में, अगर आप मैंने रेफरेंस के लिए आपके लिए दिया है, क्लास 10 की जो एनसीईआरटी है उसके पहले चैप्टर में ही शायद, अगर आप देखेंगे स्क्रीनशॉट है उसका, पहला चैप्टर है, उसमें आप देखेंगे कि श्रीलंका की हिस्ट्री के बारे में बहुत आराम से समझाया गया है। उसका स्क्रीनशॉट ये है और आप इसको गो थ्रू अगर एक बार कर लेंगे समझ में आएगा कहानी क्या है और क्या चीज हो रही है। जो भी हमने देखा है उसका सेम पेज का डिटेलिंग यहाँ पर दी गई है, आप इसको रेफर कर सकते हैं अपनी तैयारी में। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल है चार्जशीट स्क्रूटनी इज नॉट अ केस ऑफ प्राइंग आइज, जिसको लिखा है आर के राघवन ने, इज अ फॉर्मर डायरेक्टर ऑफ द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ही टीचर्स क्रिमिनल जस्टिस एंड पुलिसिंग एट जनरल ग्लोबल यूनिवर्सिटी सोनीपत हरियाणा। ठीक है, ये कह रहे हैं द टॉप कोर्ट ऑर्डर अगेंस्ट पब्लिक स्क्रूटनी ऑफ अ चार्जशीट बिफोर अ ट्रायल बिगिंस इज अ सेटबैक to judicial reform and will not hamper the quality of investigation. वो कह रहे हैं will only hamper, उन्होंने कहा जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है इस बात के लिए कि पब्लिक स्क्रूटनी होगी चार्जशीट की बिफोर अ ट्रायल बिगिन, मतलब ट्रायल के पहले जो चार्जशीट लगाई जाती है उसकी स्क्रूटनी होगी। ये कह रहे हैं कि ये जो जुडिशियल रिफॉर्म है इससे जो क्वालिटी है इन्वेस्टिगेशन की वो हैम्पर होगी, क्योंकि अभी डिसीजन आया था
कि जो चार्जशीट है वो पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं है, उसको पब्लिक नहीं किया जा सकता, वो पब्लिक के लिए नहीं है, क्योंकि वो बिल्कुल वो अनसर्टिफाइड चीजें होती हैं, उसको साबित नहीं किया गया है, वो जस्ट इन्वेस्टिगेशन का ही एक पार्ट है और ट्रायल के पहले उसको पब्लिक करना सही नहीं है. The highest court of India reached the almost last frontier of transparency in its agreeing to the live telecast of some of its hearing. और उन्होंने कहा कि ट्रांसपेरेंसी के फ्रंटियर पे आ गया है हमारा सुप्रीम कोर्ट, जहां पे उन्होंने इसको अलाउ किया है कि उनका लाइव टेलीकास्ट भी हुआ करेगा. एक तो दो तीन चीजें वो हाईलाइट कर रहे हैं, कनेक्टेड हैं आपस में. पहला वो कह रहे हैं कि चार्जशीट की स्क्रूटनी होगी ट्रायल के पहले, ये क्वालिटी को हैम्पर करेगा. दूसरा वो कह रहे हैं कि जो ट्रांसपेरेंसी लाया है सुप्रीम कोर्ट इस बात से कि उनका जो लाइव प्रोसीडिंग्स को टेलीकास्ट किया जाएगा, लोग लाइव देख सकते हैं, वो एक बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के फ्रंटियर पे है, जो अच्छी बात है. अ मूव वार्मली वेलकम बाय एक्टिविस्ट क्लैमरिंग फॉर मोर ओपननेस इन जुडिशियल प्रोसीडिंग. मतलब यहाँ पे ओपननेस आ गई, और जो इन्होंने ये जो चीज करी ना स्क्रूटनी वाली, वो थोड़ा सा सराहनीय नहीं है. द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया स्टेटमेंट. और दूसरा स्टेटमेंट की दूसरी बात क्या कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि जो उनका डिसीजन, जो वर्डिक्ट होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, अब वो 4 भाषाओं में आया करेंगे. हिंदी, गुजराती, उड़िया और तमिल. एज ए इंग्लिश लैंग्वेज इन इट्स लीगल अवतार इज नॉट कॉम्प्रिहेंसिबल टू 99.9. मतलब लोगों को अंग्रेजी समझ में नहीं आती या जिनको नहीं आती है, उनके लिए हम 4 भाषाओं में इसको ट्रांसलेट करेंगे, ताकि सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट्स को हर कोई पढ़ सके और समझ सके. ये बहुत अच्छी बात है. तो 2-3 चीजों पे ये आर्टिकल हाईलाइट करता है. आगे बढ़ते हैं. Now, against this backdrop, a Supreme Court pronouncement on charge sheet appears to be retrograde. और जो डिसीजन है कि आप जो चार्जशीट होता है उसको स्क्रूटिनाइज किया जाएगा, उसके बाद ट्रायल होगा, ये थोड़ा रेट्रोगेटिव स्टेप है सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से. Here the court ruled that the charge sheet filed against an accused in a criminal case is not a public document. उन्होंने कहा जो चार्जशीट फाइल होती है पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं है, within the meaning of the Right to Information Act 2005 को वायलेट करता है, और the Indian Evidence Act. Therefore, the demand that a charge sheet in a criminal case should be uploaded onto a public website as soon as it is filed in court was untenable. मतलब इसको वेबसाइट पे अपलोड करना अनटेनेबल है, और ये आईटी एक्ट 2005 और इंडियन एविडेंस एक्ट के अगेंस्ट काम करता है, जो पब्लिक के लिए नहीं होना चाहिए. उसे सुप्रीम कोर्ट ने उसको रोका. द ऑर्डर वाज पास व्हाइल डिस्पोजिंग ऑफ अ पेटिशन. ठीक है, इट इज अ स्टेप दैट मे बी व्यूड एज अ सेटबैक फॉर दोज पुशिंग फॉर ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी. वो कह रहे हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट ट्रांसपेरेंसी को इस हद तक ले जा सकता है कि जहां पे वो लाइव टेलीकास्ट के लिए ओके हो गया, उन्होंने भाषाओं के आधार पे अपने वर्डिक्ट्स को ओपन कर दिया कि हिंदी, गुजराती, उड़िया और तमिल में भी अब वर्डिक्ट पब्लिश होंगे, तो फिर ये जो स्टेप उठाया कि आप जनता में चार्जशीट को नहीं रख सकते, वो ग्रेडेड ट्रांसपेरेंटी को थोड़ा सेटबैक है, उसके लिए सेटबैक की तरह लगता है. इन द क्रिमिनल जस्टिस administration, as this is several implication as far as the investigation officials and victims of crimes are concerned. ठीक है, ये बात समझ में आती है कि ये जो स्टेप है थोड़ा सा कम समझ में आता है. जहां आप इतनी ट्रांसपेरेंसी रख रहे हो तो इसके लिए क्या दिक्कत है, ये ऐसा आर्टिकल कहता है. ना कॉन्ट्रडिक्टिंग एन अर्लियर ऑर्डर, और पहले का एक ऑर्डर है जिसमें ये कहा गया था कि यूथ बार एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें एफआईआर को 24 आवर्स में इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी वेबसाइट पे पब्लिश करने की बात को लेकर उन्होंने कहा इसको जो ये वर्डिक्ट है उनका, इसको वो कॉन्ट्राडिक्ट करता है, क्योंकि आप एफआईआर की कॉपी को आप पब्लिश करने की बात कर रहे हो 24 आवर्स में, तो चार्जशीट के लिए क्यों नहीं? क्योंकि दिस वॉज फॉर पब्लिक परसुअल एंड अप्रोप्रिएशन एक्शन, बट इन कोर्ट्स व्यू नाउ, अब कोर्ट ये कहता है द चार्जशीट इट मीन्स द फाइनल रिपोर्ट स्पेसिफाइड बाय द Code of Criminal Procedure 1973 is on a footing different from the FIR. ध्यान दीजिएगा, वो इसलिए अभी ये कहते हैं कोर्ट का व्यू क्या है कि एफआईआर और चार्जशीट दो अलग अलग चीजें हैं. ठीक है, शायद इसलिए उन्होंने चार्जशीट को पब्लिक करने के लिए मना किया. एंड हेंस कैन नॉट बी शेयर्ड विद एनीवन अदर देन द एक्यूज एंड द विक्टिम. सिर्फ एक्यूज और विक्टिम की परिवार और लोगों के अलावा किसी और को पब्लिक नहीं किया जा सकता. ठीक है ना, एक चीज तो क्लियर होती है इस स्टेटमेंट से, द फाइनल रिपोर्ट स्पेसिफाइड बाय द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट इज ऑन द फूटिंग डिफरेंट फ्रॉम एफआईआर. मतलब जो एफआईआर और चार्जशीट की जो प्रोसीजर डिटेलिंग्स है वो अलग अलग होती है, और ऐसा है भी. दिस वॉज प्रिज्यूमेबली बिकॉज द चार्जशीट वॉज अ कॉम्प्रिहेंसिव अकाउंट
of the crime in question and had vital information such as list of prosecution। मतलब जो चार्जशीट है वो एक कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट है जो क्वेश्चंस और चीजें जो निकल करके आती हैं इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के द्वारा जो साबित नहीं हुई हैं उसने एफआईआर लगने के बाद एक पेपर पे नोट डाउन करी हैं और उसको प्रूव करेगा ट्रायल। ठीक है, विटनेस एंड डॉक्यूमेंट्स इन सपोर्ट द इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स कंक्लूजन। ठीक है, ये बात समझ में आती है, इसको भी हम और देखेंगे। 2, such material would become public knowledge during the trial in the top court view any action to part with details connecting these documents। ठीक है, तो समझ में आता है वो बात कि वो क्या कहना चाह रहे हैं कि विक्टिम की सिचुएशन को वो खराब ना करे, उनके परिवारजनों को आहत ना करे, इसलिए चार्जशीट को पब्लिक करना थोड़ा सा कम सही समझा सुप्रीम कोर्ट ने। अब देखते हैं कि डिफरेंस क्या है एफआईआर और चार्जशीट में। मुझे गूगल से मिला है, आप भी ले सकते हैं। एफआईआर का मतलब है इट्स अ प्रिलिमिनरी रिपोर्ट। सबसे पहले जो एफआईआर दाखिल होती है उसके बाद फाइनल रिपोर्ट बनती है चार्जशीट। मतलब एफआईआर लगा, उसके ऊपर एक ऑफिसर असाइन हुआ और फिर वो जाकर के अपनी प्रोसीडिंग्स के हिसाब से चार्जशीट बनाता है। उसके बाद इट इज प्रिपेयर्ड बाय विक्टिम ऑफ क्राइम। जो विक्टिम ऑफ क्राइम है वो एफआईआर रिपोर्ट कराता है। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर उसके ऊपर अपना काम करता है, चार्जशीट बनाता है। इट इज अ फाइल इन पुलिस स्टेशन और चार्जशीट क्या है, फाइल इन कोर्ट। दूसरा एफआईआर में इट इज हैविंग अ पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन और इट इज हैविंग पर्पस ऑफ ट्रायल। जैसे मैंने कहा चार्जशीट दाखिल होने के बाद ही ट्रायल होता है, तो मतलब ये जो चार्जशीट की जो नंबर्स जो फाइंडिंग्स हैं वो साबित नहीं हुई हैं, वो सिर्फ लिखी गई है कि ऐसा हो सकता है, ऐसा था, और जब ट्रायल होगा तो वो साबित हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। इट कैन बी विदड्रॉ इन पेटी ऑफेंसेस, ये विदड्रॉ हो सकती है एफआईआर, बट इट कैन नॉट बी विदड्रॉ, लेकिन चार्जशीट विदड्रॉ नहीं हो सकती। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चार्जशीट को पब्लिक करना कोई सही चीज नहीं है, ये पब्लिक डोमेन में इसको लाना सही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा वर्डिक्ट दिया था कुछ समय पहले। ठीक है, नाउ टाइम हैज चेंज, आर्टिकल कहता है समय बदल चुका है। अब तो कॉन्स्टिट्यूशन के साथ साथ जुडिशियल एक्टिविटीज पे भी सवाल उठते हैं। लोग तो अब ऐसे हो गए हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की पर्सनल लाइफ्स के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो समय बदल चुका है, पर ये कहते हैं कि मेरे हिसाब से सुप्रीम कोर्ट का जो स्टेप है कि उसको डोमेन में नहीं लाना चाहिए था, क्योंकि समय बदल चुका है। इन माई व्यू शेयरिंग अ चार्जशीट विद द पब्लिक ऑन डिमांड इज वेरी मच इन ऑर्डर while it needs not necessarily be posted on the website of the court। लेकिन आप उसको पब्लिक डोमेन में तो आप ला सकते हो डिमांड पे, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि आप उसको वेबसाइट पर दाखिल करो, जो वेबसाइट कोर्ट की वेबसाइट है। पब्लिक इंटरेस्ट डिक्टेट्स अ पॉजिटिव रिस्पांस टू अ रिक्वेस्ट टू प्री यूज इट्स कंटेंट्स। और ठीक है, तो वो ऐसे कह रहे हैं कि मेरी चॉइस से तो ऐसा होना चाहिए। और बहुत चेंज, और ये एक लॉस चांस है उन लोगों के लिए जो अभी तक इन्वेस्टिगेशन, जो उन एजेंसीज के लिए जिनका इन्वेस्टिगेशन इतना नहीं होता था, बचते रहे हैं यहाँ तक आज तक, जैसे सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन हो गया। साथ ही साथ और भी ऐसी कई संस्थाएं हैं जिनका इंडिया क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को बेस बनाते हुए कहते हैं कि वो संस्थाएं जो आज तक ठीक तरीके से ट्रायल नहीं करती थी या सपोर्ट नहीं करती थी चार्जशीट के लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए, अब उनके लिए चीजें थोड़ी सी मुश्किल हो जाएंगी। तो अब इस हवाले से ये सही भी है, और ये समझ से जो एक्सपर्ट है वो कह रहे हैं कि मेरी समझ से इस चार्जशीट को पब्लिक करा जा सकता था। ठीक है, ये आर्टिकल हो गया। नेक्स्ट है हमारा गोइंग ग्रीन। द बजट कैन हेल्प इंडिया ट्रांजिशन आउट ऑफ इट्स डिपेंडेंस ऑन फॉसिल फ्यूल। जैसा कि हम सब जानते हैं कि ग्रीन एनर्जी को लेकर के, क्लीन एनर्जी को लेकर के बहुत बड़ा बजवर्ड है हमारे देश के अंदर, क्योंकि हमें अपने जो ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशंस को, टारगेट को कंट्रोल करना है। साथ ही साथ एक जो नंबर्स हम हमेशा एक सीओपी के डिस्कशन में चलता रहता है, कन्वेंशन ऑफ पार्टीज में बायोडाइवर्सिटी को लेकर के, उसको भी कैटर करना है। तो ये कहता है, ये आर्टिकल कहता है द बजट कैन हेल्प इंडिया ट्रांजिशन आउट ऑफ इट्स डिपेंडेंस ऑन फॉसिल फ्यूल। ये बजट हेल्प कर सकता है। ट्रांजिशन का मतलब जहां पे ना, ट्रांजिशन का मतलब होता है बीच में, ना अभी वो चीज अचीव हुई है, ना उसको हम पीछे छोड़ पाए, बीच में फंसे हुए हैं। तो ये ट्रांजिशन का टाइम है, उसमें जो बजट का एलोकेशन है, जो चीजें सामने लाई गई हैं, वो इसको हमारा जो ग्रीन एनर्जी के ऊपर की बढ़त है और डिपेंडेंस है फॉसिल फ्यूल की, उसको कम कर सकता है। कैसे? गवर्नमेंट ने क्या किया है, कमिटमेंट दिया है टू मूव फॉरवर्ड्स नेट जीरो कार्बन एमिशन बाय 2070। प्री मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, इसका मैंने एक बार डिस्कशन और भी कर चुकी हूं मैं, जो मेंस में सवाल बनते हैं इस तरीके के। तो जो इंडिया का टारगेट है नेट जीरो कार्बन एमिशन बाय 2070, उसको अटेंड करने के लिए ये फॉसिल फ्यूल पर डिपेंडेंसी कम करनी पड़ेगी हमको। ठीक है,
साथ ही साथ जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में हमारा जो कमिटमेंट है, इंडियाज होल्ड द की टू हिटिंग ग्लोबल क्लाइमेट चेंज टारगेट्स गिवन इट्स फीजिबल एंड ग्रोइंग एनर्जी नीड्स, मतलब हमारा जो टारगेट है ग्रीन एनर्जी को लेकर के उसको अचीव करने में भी हमारा बजट हेल्प करेगा। साथ ही साथ विद द कंट्रीज पॉपुलेशन सेट टू ओवरटेक चाइना, और हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी एपेटाइट है वो भी बढ़ने वाली है, क्योंकि हम चाइना को ओवरटेक कर चुके हैं पॉपुलेशन के मामले में। और जब पॉपुलेशन बढ़ेगी उसकी उसकी एनर्जी की रिक्वायरमेंट भी तो बढ़ेगी, तो उसको भी ध्यान में रखते हुए ये बजट हमको सहायता कर सकता है। Now, the transition to green alternatives from the current reliance on fossil fuels is therefore an urgent imperative and an opportunity to leverage its move to catalyze new industries। तो साथ ही साथ जो ट्रांजिशन मोड है, जो ग्रीन ऑल्टरनेटिव्स को लेकर के हम विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी और ग्रीन हाइड्रोजन की बात करते हैं, तो वो सिर्फ एनर्जी ही नहीं, हमारी जो हमारे ऑल्टरनेटिव्स ही नहीं है, साथ ही साथ इंडस्ट्री का एक्सपेंशन भी होगा, नई जॉब्स भी बनेगी और इकोनॉमिक आउटपुट भी क्रिएट होगा, तो उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ हम अपनी जो हमारी ग्रीन एनर्जी टारगेट्स को ध्यान में रखते हुए इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को जो हमने आगे लाने की बात करी है, बहुत बड़ा एक तरीके का स्कीम चल रही है, इसके पीछे भी हम देखेंगे फेम 2 करके, इंडिया फेम 2 करके, तो उसका भी टारगेट ये है कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को ज्यादा से ज्यादा सड़कों पे लाया जाए, ताकि हमारी डिपेंडेंसी फॉसिल फ्यूल पे कम हो, तेल पे कम हो और हम अच्छा आउटपुट ले सकें। So electric vehicles revolution poised to take off as in every automobile major rolls out new EV models टू टैप डिमांड। ठीक है, डिमांड को कैसे टैप करें, जो भी गाड़ी बनाने वाली कंपनियां हैं एक मॉडल अपना ईवी का निकालें। द अवेलेबिलिटी ऑफ इंडिजिनियसली प्रोड्यूस लिथियम आयन बैटरीज हैज बिकम नेसेसरी। इसके लिए जरूरी क्या है, हमको लिथियम आयन बैटरीज को अपने देश में बनाना पड़ेगा, क्योंकि हम लिथियम आयन बैटरीज का बहुत बड़ा इंपोर्टर देश है। तो उसके लिए अगर ईवी को आपको मार्केट में लाना है तो क्या करना पड़ेगा आपको, लिथियम आयन बैटरीज, लिथियम आयन बैटरीज, इसको एलआईबी बोलते हैं, एलआईबीज को बनाना पड़ेगा, उसको मैन्युफैक्चरिंग करनी पड़ेगी, और मैन्युफैक्चरिंग करना है तो आपके पास फंड्स होने चाहिए, तो ये बजट उसके लिए भी यूज हो सकता है, स्पेशली टू लोअर द कॉस्ट ऑफ ईवीज, और कॉस्ट ऑफ ईवीज को कम करने के लिए। ठीक है, द बजट हार्टनली proposes to exempt custom duty on import of capital goods and machinery required to manufacture lithium ion cells used in EV batteries। और अभी के लिए क्या करता है बजट, प्रपोज करता है एग्जाम्पशंस कस्टम ड्यूटी के लिए, कि जो भी प्रोडक्ट्स बाहर से इंपोर्ट किए जाएं उनमें कम कस्टम, ध्यान दीजिएगा, एग्जेम्प्ट कस्टम्स ऑन द इंपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स पे कम कस्टम देनी पड़े, एंड मशीनरी रिक्वायर्ड टू मैन्युफैक्चर लिथियम आयन सेल्स। जो भी कंपनियां मैन्युफैक्चर करती हैं, जो बैटरीज बनाती हैं ईवी के लिए, उनको मैन्युफैक्चरिंग में भी हम कम कस्टम लगाएं और साथ ही साथ उसको प्रमोट करने की कोशिश करें। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हम ये ईवी का जो हमारा टारगेट है वो पूरा कैसे होगा। और ईवी ही एक ऐसा, मतलब ईवी नहीं, जो हमारा ऑटोमोबाइल सेक्टर है ना, वो सबसे ज्यादा तेल पीता है, ध्यान दीजिएगा, जब तेल कम पिएगा तो ऑब्वियसली हमको इंपोर्ट बाहर के देशों से कम करना पड़ेगा, तो ये सारी चीजें आपस में कनेक्टेड है। आगे कहते हैं कि फेम इंडिया स्कीम जो है वो इसके लिए बहुत बड़ा बजवर्ड है, बहुत बड़ा बैकबोन है, तो वो देख लेते हैं फेम इंडिया क्या है। फेम इंडिया न्यूज इज वाज इन द न्यूज अर्लियर, पहले भी इसका आर्टिकल आ चुका है। सो फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग हाइब्रिड इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का फुल फॉर्म क्या है, फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक vehicles फेम was launched by Ministry of Heavy Industries and Public Enterprise to give a boost to development of electric vehicles। ध्यान दीजिएगा कि इसकी जो मिनिस्ट्री है इसके पीछे वो कौन सी है, हेवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक एंटरप्राइज, ये इंडस्ट्रीज को देखती है। साथ ही साथ फेम का फुल फॉर्म याद रखिएगा, और हाइब्रिड का मतलब होता है जिसमें फ्यूल और बैटरी दोनों हो, या फ्यूल या गैस दोनों। हाइब्रिड का मतलब दो तरह के ऑप्शंस को मर्ज किया जाता हो। ठीक है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, डिमांड फॉर पेट्रोल एंड डीजल इज एक्सपेक्टेड टू रिड्यूस, क्रिएशन ऑफ न्यू जॉब्स, रिडक्शन इन पॉल्यूशन, इंड्यूस हेल्थ प्रॉब्लम्स। ठीक है, साथ ही साथ ये स्क्रीनशॉट है, ये समझाता है कि जो सब्सिडी है फेम पॉलिसी में, वो भी गवर्नमेंट बढ़ाएगी, क्योंकि ऐसा वादा है कि फेम 2 की जो सब्सिडी है वो किस लिए होगी, अकाउंट्स फॉर 85% ऑफ टोटल बजट एलोकेशन फॉर मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज। मतलब जो वादा किया है, जो हमारा जिस पॉलिसी से जो कंपनीज को क्या प्रॉमिस है कि आप ईवीज बनाइए और आपको हम सब्सिडी देंगे, आप जो मैन्युफैक्चरिंग करोगे ना ईवी को लेके, उसमें हम आपको सब्सिडी देंगे, और वो यही कह रहे हैं कि 85% जो बजट है वो इसमें यूज किया जा सकता है। साथ ही साथ अभी बीच में एक और भी चीज आई थी कि जिसमें
एक तरीके का कुछ फ्रॉड भी बन रहा था, जिसमें जो कंपनियां हैं अब सब्सिडी लेने के लिए कुछ पार्ट्स बाहर से ला रही है, कह रही है हम यहाँ बना रहे हैं। तो बीच में इसमें पॉज भी हुआ था, लेकिन अब जो क्योंकि फिर से बजट आ गया है तो ये चीजें तेज हो जाएंगी। तो फेम को याद रखिएगा कि प्री के लिए इंपॉर्टेंट है और मेंस के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही। साथ ही साथ कॉस्ट इफेक्टिव मेजर्स क्या लिए जा रहे हैं कि लिथियम आयन बैटरीज कैन बी यूज इन एनर्जी स्टोरेज, solar power, electric vehicles, gadgets like mobiles, laptops and portable power में सप्लाई बैटरी यूज होती ही हम सब जानते हैं। और इंडियाज इंपोर्ट लिथियम आयन बैटरीज कहाँ से करते हैं? चाइना से, यूरोप से, यूएस से, जापान से। इन सारे देशों से हम बहुत बड़ा इंपोर्ट करते हैं लिथियम आयन बैटरी का। दे आर मोर इफिशिएंट देन लीड एसिड बैटरीज। लीड एसिड बैटरीज से ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव है और ज्यादा ही बढ़िया काम करती हैं। A 300 megawatt battery assembling plant, a cell manufacturing plant and a lithium recycling plant will be set up in किशनगढ़ी। और किशनगढ़ी में ये एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने की अभी प्रपोज चीजें हैं, अभी हुई नहीं है। और इस बजट से यही वो बात कह रहे हैं कि ये जो बजट है इससे हम इस प्लान को आगे ले जा सकते हैं। ठीक है। Now, another key proposal relates to establishment of viability gap funding mechanism। और ये भी बोल रहे हैं कि जो हमारी जो विंड टर्बाइन फार्म्स हैं, सोलर फोटोवोल्टेइक प्रोजेक्ट्स हैं, वो भी इलेक्ट्रिक सप्लाई, व्हीकल इलेक्ट्रिक सप्लाई में काम करते हैं। और इससे क्या होगा, जो बैटरी स्टोरेज सिस्टम है गाड़ियों में, ईवीज की बात हो रही है, उसके लिए भी हमारे विंड टर्बाइंस और सोलर फोटोवोल्टेइक प्रोजेक्ट्स भी काम करते हैं। तो उससे उनको भी हम यूज करके जो हमारी रिक्वायरमेंट है ईवीज को कम कर सकते हैं। और हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने 8300 करोड़ का पैसा किनारे कर रखा है टुवर्ड्स 20,700 करोड़ प्रोजेक्ट फॉर बिल्डिंग एन इंटरस्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम फॉर द इवैक्यूएशन एंड ग्रिड इंटीग्रेशन ऑफ 13 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी फ्रॉम लद्दाख। और लद्दाख में ये आर्टिकल कहता है कि लद्दाख में हम जो है सोलर एनर्जी बनाने के लिए, सोलर पावर प्लांट बड़ा सा लगाने के लिए इतना पैसा अलग किया गया है। मतलब हम अब लद्दाख में भी हम, क्योंकि वहां का जो जमीन है बैरन लैंड है और वहां पे सन की जो रोशनी है, सूरज की रोशनी ताजा तेज तरीके से पड़ती है, तो वहां पे हम फोटोवोल्टेइक अरेज लगा करके हम वहां से भी सोलर पावर को बना सकते हैं। और इसके लिए उन्होंने इतना पैसा अलग कर रखा है। दो चीजें इसमें हाईलाइट की गई हैं। तो मेरी समझ से आप फेम इंडिया को मत भूलिएगा, प्री के पर्पज से इंपॉर्टेंट होगा ही। लिथियम आयन बैटरीज और लीड एसिड बैटरीज पे पहले भी प्री में एक सवाल बना है, तो उसको भी आप दोबारा रिवाइज करिए, हो सकता है दोबारा पूछ लिया जाए। ठीक है। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल और लास्ट आर्टिकल है रेन ऑफ टेरर। मतलब जो म्यांमार की अभी तक की हिस्ट्री है और अब क्या चल रहा है उसके हवाले से आर्टिकल बहुत जरूरी है। आज के हिंदू के पेपर में एक छोटा सा ब्लॉक आर्टिकल है जिसमें लिखा है कि म्यांमार जुंटा इम्पोजेस टफ न्यू मेजर्स ऑन रेबल बैस्टिज्म। मतलब अब जो है नए मेजर्स ले रहा है वहां का जुंटा मिलिट्री पावर, वहां की जो है वो एक नया टफ मेजर्स ले रहा है। म्यांमार जुंटा हैज इंट्रोड्यूस्ड टफ न्यू मेजर्स इन रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग होल्ड अंडर विच पीपल एक्यूज ऑफ ट्रीजन एंड स्प्रेडिंग फॉल्स न्यूज। मतलब ट्रीजन और फॉल्स न्यूज फैलाने के लिए वहां का जो मिलिट्री पावर है उसने नए कदम उठा लिए हैं एंड विल बी ट्राइड बाय मिलिट्री कोर्ट, स्टेट मीडिया सेट। ठीक है। तो मीडिया के लिए और वहां के लोगों की गलत न्यूज फैलाने के लिए ये सब चीजों को आगे लाया जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। नाउ म्यांमार जुंटा मस्ट बी पुश टू होल्ड टॉक्स विद द ऑपोजिशन। अब ये आर्टिकल कहता है कि म्यांमार की जो जुंटा पावर है उसको जो है वहां की ऑपोजिशन पार्टी से बात करनी चाहिए। ठीक है। क्यों बात करनी चाहिए? 2 years after it captured power through a coup, Myanmar's military is struggling to maintain its grip on power in a country that has become a land of many mutinities। ध्यान दीजिएगा कि अब जो म्यांमार की जो जमीन है जहां बहुत सारी म्यूटिनिटीज ऑलरेडी हो चुकी हैं, अब वहां पे जो जुंटा पावर है वो थोड़ा स्ट्रगल करता हुआ दिख रहा है। तो क्यों ना वो जो अपोजिशन पार्टी से बात करे, ऐसा ही आर्टिकल सुझा रहा है। ऑन February 1, द सेकेंड एनिवर्सरी ऑफ कूप दैट टॉपल्ड द इलेक्टेड गवर्नमेंट ऑफ, जब से आंग सान सूकी को हटाया गया और जुंटा पावर ने अथॉरिटी ली वहां पर, तब से थाउजेंड्स ऑफ जॉइन द अपोजिशन कॉल्स फॉर अ साइलेंट स्ट्राइक। तब से बहुत सारे लोग साइलेंट स्ट्राइक पे जुट गए हैं, एक कोने में इकट्ठे हो गए हैं। ठीक है। आंग सान सूकी को हम सब जानते हैं, वो जेल में डाल दिया गया है बहुत लंबे समय के लिए, क्योंकि वो पहली ऐसी लीडर हैं जो इलेक्शन के बाद फुल पावर से गवर्नमेंट बनाई थी उन्होंने। लेकिन ये चीज वहां के लोगों को समझ में नहीं आई, वहां की पावर को समझ नहीं आई और मिलिट्री ने उनको हटा करके अपने को बिठा लिया। The junta's decision to extend the state of emergency, which would also mean the August election the general had announced seeking political legitimacy, would be further delayed। और क्योंकि इमरजेंसी को बढ़ाया गया है, एक्सटेंशन दिया गया है, तो ऐसा लग रहा है कि जो अगस्त में इलेक्शन होने थे वो भी अब होने से रहे और डिले कर दिए जाएंगे, जिससे क्या है वहां का जो रिजीम है वो भी काफी कंट्रोल हो रहा, वीक होता चला जा रहा है। नाउ एक चार्ट देख लेते हैं फटाफट से कि अभी तक की जो बर्मा
टू म्यांमार, मतलब पहले इसका नाम बर्मा था, म्यांमार हो गया, हम जानते हैं। तो उसका एक टाइमलाइन देखते हैं कि स्टार्टिंग करते हैं 1948 से। तो उसके बाद ईयर से मतलब नहीं, इसे समझने के लिए कौन से साल में क्या हुआ जरूरी नहीं है, बस अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको हम देख रहे हैं कि 1948 के बाद मिलिट्री कूप एंड्स डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। इतने सालों के शासन मतलब कि ठीक तरीके से चलने के बाद जो मिलिट्री कूप था उसने डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को हटाया। उसके बाद आंग सान सू की को रिटर्न करना कि रिटर्न टू बर्मा, आंग सान सू की बर्मा वापस आ गई और उन्होंने एनएलडी का फॉर्मेशन किया, फाउंड्स। और उसका बाद में जो नाम है, उसी के बाद नाम बदला, बर्मा से म्यांमार हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, ओवरवेलमिंग, और जब एनएलडी को बहुत अच्छा सपोर्ट मिला फ्री इलेक्शंस में, बट रिजल्ट्स आर एनुअल्ड बाय द मिलिट्री रिजीम, और मिलिट्री रिजीम ने उन रिजल्ट्स को नहीं माना और बहुत सारे एनएलडी लीडर्स को जेल में डाल दिया, क्योंकि वहां पे ये प्रथा चली आ रही है बहुत लंबे टाइम से कि मिलिट्री का ही शासन है और वो ही अपना कंट्रोल बना करके रखना चाहते हैं। उसके बाद म्यांमार ने आसियान को ज्वाइन कर लिया, और उसके बाद सेफ्रॉन रिवॉल्यूशन भी हुआ, लेड टू मॉन्क्स वॉलंटरी सप्रेस बाय द आर्मी, जिसमें वहां के जो मॉन्क्स थे उनको भी सप्रेस किया गया आर्मी के द्वारा, ठीक है। और उसके बाद मिस सूकी रिलीज फ्रॉम द हाउस अरेस्ट से रिलीज हो गई। उसके बाद फिर से उनको जेल में डाल दिया गया। तो ये टाइमलाइन दिखाने के लिए है कि आप ये देखिए कि वहां की जो मिलिट्री पावर है, जैसे कि हम पाकिस्तान में समझते हैं, ऐसा थाईलैंड में भी है, कई और देशों में भी है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि बहुत सारे देश ऐसे हैं जहां पे हर साल इलेक्शन हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो इंडिया उनमें पहला एक ऐसा देश है जहां पे हर बार डेमोक्रेसी अपनी तरह से आती है, और एक पहला ऐसा देश है जहां पे डेमोक्रेसी अपनी चॉइस से अपने अपने लीडर्स को चुनती है। तो भारत ही एक ऐसा देश है जहां पे डेमोक्रेसी अपनी फुल पावर में रहती है और डेमोक्रेसी ही पावर में रहती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब मिलिट्री जुंटा का मतलब क्या, अब पहले समझे जुंटा जुंटा हम लोग करते रहते हैं, उसका मतलब क्या है। इसका गूगल का मतलब बताता है, इज अ गवर्नमेंट लेड बाय अ कमिटी ऑफ मिलिट्री लीडर्स, ठीक है। सिंपल सी बात है कि मिलिट्री लीडर्स हैं, उनके ग्रुप को कहते हैं जुंटा। The term junta means meeting a committee and originated in the national and local junta organized by Spanish resistance to Napoleon invasion of जब नेपोलियन ने स्पेन में इन्वेजन किया था 1808 में, तब से ये कॉन्सेप्ट उठ करके आया है। उसके साथ ही साथ द मोस्ट फेमस जुंटा नाउअडेज इज इन म्यांमार, म्यांमार में जुंटाज हैं, बट म्यांमार ये जो मिलिट्री पावर को जुंटा बोला जाता है। और म्यांमार ही नहीं, अब ऐसा गूगल कहता है कि थाईलैंड में भी ऐसा ही एक एग्जाम्पल है, इसको आप डबल चेक कर सकते हो, अपनी वहां अपने जीके के हिसाब से डबल चेक कर सकते हो, ठीक है। कोड करने की जरूरत नहीं, इसे समझने के लिए समझ रहे हैं हम। ओके, नाउ अब समझने वाली बात क्या है, थोड़ा सा हिस्ट्री में जाते हैं। फरवरी 21 में ताटमादाव जो है क्या है, एक्चुअली इज ऑफिशियल नेम ऑफ आर्म्ड फोर्स ऑफ म्यांमार। अब ध्यान दीजिएगा, जुंटा नाम नहीं है, जुंटा तो एक शब्द है, उसको बोला जाता है जुंटा, पर जो आर्म फोर्स है म्यांमार में, जो पावर में है, उसका नाम है ताटमादाव, ठीक है। ताटमादाव ने आंग सान सू की को डिटेन किया एंड अदर गवर्नमेंट लीडर्स को डिटेन किया 21 में, ध्यान दीजिएगा। देन दे प्रोसीडेड टू टेक कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट, और तब से वो कंट्रोल कर रहे हैं। उसके पहले भी कंट्रोल था, पर आंग सान सू की जो इलेक्ट हुई थी सरकार, जो इलेक्शन में फ्री इलेक्शन में इलेक्ट हुई थी, उनको हटा करके जुंटा या फिर ताटमादाव ने कंट्रोल ले लिया and instituted a 1 year state of emergency with Burma's commander in chief of armed forces, ठीक है। तो इतना समझने के लिए बहुत है। तब से वो वही की जो वहां की मिलिट्री पावर है, वही जुंटा को वही म्यांमार को आगे लेकर के जा रही है। वापस आर्टिकल में आते हैं। This is certainly not the scenario General Ming Aung Hlaing had anticipated when he grabbed power। अभी कहते हैं जो मिंग ऑन्ग हिलांग है, जो बर्मनीज पॉलिटिशियन है और साथ ही साथ जनरल भी है वहां की आर्मी के, जो हेड करती है, उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा भी होगा, कि उनको फाइनली जब उन्होंने पावर ली थी कि दैट साइडिंग फॉर 2020, कि उनको इस तरह की जो पॉलिटिशियन से या फिर वहां के लीडर से जो हिट मिलेगा अपोजिशन से, उन्होंने कभी सोचा नहीं था। तात्मादाव मिलिट्री इम्प्रिजन द एंटायर गवर्नमेंट एंड मोस्ट ऑफ रूलिंग पार्टी लॉ मेकर्स, और आंग सान सू की के साथ बहुत सारे लीडर्स को तात्मादाव ने जो है जेल में डाल दिया। क्रैक डाउन ऑन डेमोक्रेसी प्रोटेस्ट एंड स्टार्टेड रूलिंग द कंट्री डायरेक्टली, ठीक है, समझ में आती है ये बात। बट अनलाइक इन द पास्ट व्हेन द मिलिट्री फेस्ड डेमोक्रेटिक सिविलियन रेजिस्टेंस टू ब्रूटल रूल, म्यांमार फेल इनटू एन आर्म्ड सिविल वॉर। और सिविल वॉर जब उन्होंने बहुत ज्यादा पावर को लेने के बाद लोगों के बीच में एक रेजिस्टेंस जो था वो टूटा और ब्रूटल रूल किया, तो वहां पे भी उस देश ने भी सिविल वॉर को देखा, ठीक है, आफ्टर फरवरी कूप, ठीक है, जब उन्होंने पावर में आया उसके बाद। वट एवर द मिलिट्री डिड टू टेक कंट्रोल ओनली मेड मोर वर्स। और जैसा कि हम जानते हैं, श्रीलंका की बात भी हमने समझी कि वहां पे भी
तरीके का डिस्ट्रेस रहा, बहुत लोग मारे गए और वहां पे भी एक तरीके का सिविल वॉर जो था भीषण अवस्था में पहुंच गया। नाउ द जुंटा इज फेसिंग मल्टीपल क्राइसिस, अब बहुत समस्या बिगड़ रही है, क्राइसिस आ रहे हैं जुंटा के सामने भी इन द फेस ऑफ अ ह्यूमैनिटेरियन डिजास्टर, क्योंकि वहां पे बहुत लोगों को मारा जा चुका है, जिसकी बहुत सारे नंबर्स हैं। यूएन भी इस बात को रिकॉग्नाइज कर चुका है दैट सम 17.6 मिलियन पीपल, रफली अ थर्ड ऑफ म्यांमार पॉपुलेशन विल नीड ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस। मतलब वहां पे तो लोगों को मारा गया है, बहुत सारी चीजें हुई हैं, तो उसके मतलब 3,000 लोग सिविलियंस मारे गए, 40,000 हाउसेस डिस्ट्रॉयड एंड 1.5 मिलियन पीपल डिस्प्लेस्ड। ऐसी सिचुएशन में अब वहां पे जुंटा के लिए भी या फिर टाटमाडाओ के लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, क्योंकि अब जो वहां के पीपल्स डिफेंस फोर्स है और जो वहां पे आर्म्ड विंग एनयूटी है, जिसने अपनी खुद की नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट है, जो अपोजिशन पार्टी है, वो भी अब पावर में अपने एक ग्रुपिंग में आगे आ रहे हैं, हैव स्प्रंग अप इन द अदरवाइज पीसफुल बुद्धिस्ट हार्टलैंड्स कैरिंग आउट द एम्बिशंस। ठीक है, तो अब समस्याएं धीमे धीमे बढ़ रही हैं टाटमाडाओ के लिए भी। नाउ द जुंटा इज नीदर इंटरेस्टेड इन नॉट केपेबल ऑफ एड्रेसिंग दिस प्रॉब्लम, और उनके हाथ में नहीं है कि वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें। तो क्या तरीका क्या बचता है दैट म्यांमार एंड इंडिपेंडेंट, तो इसके लिए एंड वॉर इट इज फाइटिंग अगेंस्ट इट्स ओन पीपल इज नॉट हेल्पिंग द जनरल्स कॉज, क्योंकि वो तो पावर ही कंट्रोल करना चाहते हैं, लोगों का भला तो करना चाहते नहीं है अपना। द पॉइंट इज दिस, म्यांमार एंड इंडिपेंडेंट ग्रुप ऑफ इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स है जुंटा हैज स्टेबल कंट्रोल ओवर 17%, क्योंकि इतने सालों में जुंटा ने कंट्रोल करने के बाद भी सिर्फ 17% लोगों को ही जुंटा कंट्रोल कर पाया है, पूरी आबादी उनके अगेंस्ट है, वहां की जो पॉपुलेशन है वो उनके अगेंस्ट है। नाउ व्हाट म्यांमार अर्जेंटली नीड इज मीनिंगफुल डायलॉग बिटवीन जुंटा एंड द अपोजिशन टू रिस्टोर डेमोक्रेसी। बहुत पहले से कहा जाता रहा है कि क्यों ना जुंटा आपस में बात कर ले, क्यों ना जुंटा डेमोक्रेसी स्टैब्लिश कर ले या फिर अपोजिशन से बात कर ले, जो कि होना मुश्किल है, पर ये आर्टिकल और एक्सपर्ट ये इस बात को कहते हैं। साथ ही साथ म्यांमार आसियान देशों में एक इम्पॉर्टेंट देश है, क्योंकि उसने आसियान को ज्वाइन किया, और इंडिया आसियान का आसियान का तो पार्ट नहीं है, लेकिन आसियान प्लस 6 देशों का पार्ट है। India is part of ASEAN plus 6 grouping, which include China, Japan, South Korea, New Zealand, and Australia as well. In 2010, a FTA was also signed and entered into force between India and China. प्री के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि ASEAN plus 6 क्या है, ASEAN plus 3 क्या है। तो इंडिया आसियान का पार्ट नहीं है, लेकिन ASEAN plus 6 का पार्ट है, और चाइना, जापान, साउथ कोरिया ASEAN plus 3 का पार्ट है। ठीक है, तो इन देशों से बहुत सारे देशों का जो लुक ईस्ट पॉलिसी है हमारी, साथ ही एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, साथ ही साथ जो आसियान के देश हैं वो ट्रेड के लिए बहुत सालों से हम उनसे ट्रेड करते आए हैं, और म्यांमार में ही इंडिया के बहुत सारे इकोनॉमिकल इंटरेस्ट भी हैं। हम कुछ ब्रिज बना रहे हैं, रोड बना रहे हैं, तो हम म्यांमार को सपोर्ट चाहते हैं, तभी तो हम यहाँ तक पहुंच पाएंगे ना। तो उस केस में इंडिया का भी काफी इंटरेस्ट रहता है इस इलाके में। सो ये थे हमारे आज के डेली न्यूज एनालिसिस के पहले वाले एडिटोरियल। आई होप ये आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहे होंगे और आपको काफी जानकारी मिलेगी। जम के तैयारी करिए प्री की और मेंस की, आप जरूर सक्सेसफुल होंगे, ऐसी मेरी विश है। तो थैंक यू फॉर सो मच फॉर योर सपोर्ट, कीप लर्निंग, कीप सब्सक्राइबिंग, और मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।